सबसे पहले नमस्कार गौरव जी, आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में स्वागत है। जी नमस्कार। गौरव, हम ज़्यादातर विश्व के लोग किसी न किसी मजहब या धर्म को अपनाए हुए हैं और धर्म शब्द शायद मुझे लगता है उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो धर्म को ड्यूटी ऑफ गुड के रूप में लेते हैं। तो इस पूरे पॉडकास्ट में हम धर्म को उसी रूप में नहीं लेंगे, हम धर्म को मजहब कह के बुलाएंगे इस पूरे पॉडकास्ट में। तो गौरव, आप सबसे पहले बताइएगा कि मजहब क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक को उठाया है और ये टॉपिक समझने योग्य है और अनिवार्य भी है। तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मजहब समझने से पहले कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो हम उन बुनियादी चीजों को सबसे पहले समझते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले मनुष्य जो था वो होमो सेपियंस था, और होमो सेपियंस का जो संज्ञानात्मकता था वो आज के मनुष्य की तुलना में कहीं कम था, या कम नहीं कह सकते हैं। तो आज के मनुष्य से और होमो सेपियंस से बहुत भिन्नता है। तो हम अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे कि मनुष्य का जो विकास हुआ है उसके विकास में जो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है, और पहले जो संज्ञानात्मक शून्यता था मनुष्य में जो कि होमो सेपियंस थे, तो उसको हम दिमाग में रखेंगे और फिर इस टॉपिक को हम समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो मजहब का उत्पत्ति हुआ है वो कहीं न कहीं हमारे संज्ञानात्मकता के उत्तरोत्तर विकास के फलस्वरूप ही हुआ है। तो इसलिए जो है इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि जब मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास का शुरुआत हुआ तो उस समय के मनुष्य को, होमो सेपियंस को, और आज के मनुष्य को, दोनों को देखते हुए तब हम मजहब को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मजहब क्या है। तो मजहब को अगर एक परिभाषा में परिभाषित करें तो मजहब मानव जाति का एकीकरण करने वाली, पैसे और साम्राज्यों के साथ साथ तीसरी एक बड़ी व्यवस्था है, जिसमें अतिमानवीय व्यवस्था में आस्था रखने वाले और इंसानों और मूल्यों पर आधारित एक व्यवस्था है, जिसका एक शर्त है कि यह सार्वभौमिक और प्रचार धर्मी होना अनिवार्य है। जी, माफ कीजिएगा, इस परिभाषा को थोड़ा विस्तार में बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को समझने में थोड़ा आसान हो। हाँ, हम परिभाषा को सरल करने की ओर ही बढ़ रहे हैं। मित्रों, इस परिभाषा में एक शब्द आया है एकीकरण, मानव जाति का एकीकरण। तो मानव जाति के एकीकरण से तात्पर्य यह है कि जब हम अपने इतिहास में जाएंगे और होमो सेपियंस को देखेंगे, तो जब हमारे पूर्वज किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाते थे, या यूं कह सकते हैं कि मनुष्यों के जो शारीरिक बल था उसको प्रयोग करके किसी कार्य करने में असमर्थता होती थी, जैसे कि जंगल में जब होमो सेपियंस जाते थे और शिकार करते थे तो छोटे मोटे जो जानवर होते थे उनका तो वे आसानी से शिकार कर लेते थे, लेकिन जब शेर आ जाता था तब उनको शिकार करने में समस्या होती थी। तो उस जगह पे उनको एकत्रित होने की आवश्यकता थी। एक मनुष्य जो है वो शेर का शिकार नहीं कर सकता था, तो उनको आवश्यकता हुई कि लोगों को हम एकत्रित करें, और वो एकत्रित होके शेर को घेर के उसके बाद जो है शिकार कर पाते थे। तो मनुष्यों को एकीकरण की आवश्यकता इस तरीके से हुई, जहां आवश्यकता शुरू हुई, जहां मनुष्य असमर्थ हो जाता था वहां एक दूसरे की सहायता लेता था। यहीं से एकीकरण की शुरुआत हुई। अब एकीकरण की बात आई तो यह एकीकरण हो कैसे, उसका प्रोसेस क्या है? तब मनुष्य जो है वो उन युक्तियों को ढूंढने लगा जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कनेक्टिविटी स्थापित कर सके। तो पहले के समय में कनेक्टिविटी का माध्यम जो होता था वो बहुत कम था।
तो वे क्या करते थे कि कहानियों के माध्यम से, छोटी-छोटी कहानियाँ हो गई और धीरे-धीरे कहानियों को बढ़ाना और तमाम ऐसी युक्तियाँ वे करने लगे, जो कि उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाने लगा और वहाँ से मानव जाति का एकत्रीकरण का शुरुआत हुआ। अब हमारे कुछ बंधु पूछेंगे कि ठीक है, कहानियाँ और ये सब चीज़ें तो भाषा के विकास के बाद शुरू हुआ। तो सही बात है कि ये सब सारी चीज़ें भाषा के विकास के बाद शुरू हुआ। वैसे तो क्या था कि पहले के जो सेपियंस थे, वे भाषा जो था वो एक साइन के रूप में यूज़ करते थे। पूर्णतः किसी भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो उनको कनेक्टिविटी बनाने में समस्या आता था। तो जब भाषा का विकास हुआ, तो कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बन गया। जैसे कोई शेर आ रहा है जंगल की तरफ, जहाँ उनका निवास है, तो कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा है और उसने दूर से शेर को देख लिया, तो वो तुरंत आएगा, अपने कबीले को बताएगा कि उस जगह पे शेर है या वो आ रहा है। तो लोग सतर्क हो जाते थे और अपना अस्त्र शस्त्र उठा के युद्ध के लिए चल पड़ते थे और वे सफल हो जाते थे। तो भाषा के विकास से एकत्रीकरण बढ़ा और जिसके वजह से उनका शिकार करने का तरीका भी आसान हो गया और एकत्रीकरण उनको फायदा करने लगा। तो इस तरीके से मानव जाति का कहानियों के माध्यम से चूंकि भाषा का विकास हुआ, तो जो बताने का तरीका था उस लड़के का आके कबीले में, उसी तरीके से वे धीरे धीरे कहानियां करने लगे और कहानियों को जो है वो माध्यम बनाने लगे। कहानियां धीरे धीरे इतनी प्रचलित हो गई कि उसके माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से धीरे धीरे वे जुड़ने लगे। जी, अब हम भाषा के विकास से आगे अगर कुछ देखेंगे, तो मनुष्य में जब संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हुआ, तो कल्पना करने की जो मनुष्य की क्षमता थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और कल्पना जब वो मनुष्य करने लगा, तो ऐसी ऐसी चीजों की कल्पना करने लगा कि धीरे धीरे उसके एकत्रीकरण में और सहायता होने लगा। जैसा कि मनुष्य के कल्पना का जो होमो सेपियंस थे, उनके शुरुआती कल्पना का अगर हम उदाहरण समझें, तो जर्मनी में स्टाडेल गुफा में एक लायन मैन की प्रतिमा पाई जाती है हिस्टोरिकली, जिसका कार्बन डेटिंग होता है, तो पता चलता है कि ये 40,000 वर्ष पहले का है। तो उस लायन मैन के मूर्ति से हमें ये समझना चाहिए कि पहले तो हम समझते हैं कि उस लायन मैन की मूर्ति में क्या है। तो एक मनुष्य की मूर्ति है जो हाथी के दांत पे उसको उकेरा गया है। मनुष्य के मूर्ति में जो उसका सर है वो शेर का है वो पूरा मनुष्य, उसके पैर, हाथ, सारी चीजें मनुष्य की हैं, लेकिन उसका जो सर है वो शेर का सर है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि 40,000 वर्ष पहले मनुष्य ने कुछ ऐसी कल्पित चीजें गढ़ना शुरू किया। अब आप अगर ऐसे सोचेंगे तो किसी मनुष्य के सर पे शेर का सर तो लग नहीं सकता है, लेकिन यह पाया गया ऐसा स्कल्पचर। तो इससे हम ये समझते हैं कि उस समय मनुष्य जो था वो कुछ ऐसी कल्पित कहानियां बना रहा था कि शेर जैसा कोई मनुष्य है जो हमारे कबीले की रक्षा करता है। शुरुआत यहां से हुई। शुरुआत तब हुई जब संज्ञानात्मक होमोसेपियंस का संज्ञानात्मक विकास हुआ और उसने कल्पना करना शुरू कर दिया। और यह जो पहली कल्पना आपको 40,000 वर्ष बता रहे हैं, इस तरीके की कल्पना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा भय किसी चीज से रहता था जंगलों में, तो वो शेर था। और मनुष्य ने ऐसा कल्पना किया, ऐसा कहानी गढ़ा कि शेर जो है वो मनुष्य के रूप में कहीं वो देवता है और मनुष्य के रूप में हमारे कबीले का रक्षा कर रहा है। कहानी यहां से शुरू हुई और धीरे धीरे कल्पनाएं बढ़ती गई। अब हम कल्पना की अगर बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बुनियादी कल्पना है जिनको हम इसमें कवर कर लेते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कल्पना जो मनुष्य का था वो पैसे का था। पहले शुरुआत में जो होमोसेपियंस थे वे किसी वस्तुओं का विनिमय करते थे। एक वस्तु किसी भी चीज को, या पत्थर की चीजें रहती थी, या समुद्र में पाए हुए सीपी रहते थे, या रंग रहते थे, कोई भी प्राकृतिक चीजों को वे किसी दूसरे कबीले में देके और वहां से
जो चीजें उपलब्ध नहीं थी वे चीजें वे क्रय करते थे। तो इस प्रकार से क्रय विक्रय का जो पैमाना था वो पहले कहीं पत्थर हुए करते थे और चमड़ा हुआ करता था। कुछ इस तरीके से पैसे को उस तरीके से कल्पित किए थे वे लोग। और बाद में वही कल्पना, पैसा क्या है? पैसा कुछ है नहीं, वो एक कल्पना है जिसपे हर एक मनुष्य विश्वास कर रहा है। आप देखे होंगे कि इस समय जो पैसा चल रहा है वो है एक कागज का टुकड़ा जिसपे आरबीआई का गवर्नर अपना हस्ताक्षर करके उस पे लिखता है कि मैं यह वचन देता हूं कि यह इतना रुपया ग्राहक को अदा किया जाए। तो इस गवर्नर के साइन पे और सरकार के इस वादे पे सबको विश्वास है और इसीलिए है वह प्राकृतिक कागज, लकड़ी से बना हुआ एक कागज है, लेकिन इस विश्वास से कि कोई आदमी उस पैसे को किसी दुकानदार के पास ले जाता है तो वह दुकानदार उस पैसे पर विश्वास करके आपको उसके एवज में आपको सामान दे देता है। तो यह मनुष्य की कल्पना ही थी। वे कल्पना पहले चांदी के सिक्कों में भी किए थे कि चांदी का सिक्का ऐसा अयस्क है, वो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ये सारे पैसे थे, ये सारे माध्यम थे पैसे के। तो मनुष्य का जो कल्पना था पैसे के लिए भी कल्पना ही था। और इसी प्रकार से ऐसी कल्पित कहानियां जो छोटे छोटे कबीलों से उठ के धीरे धीरे एकत्रीकरण का बहुत बड़ा विस्तार हो गया और कहानियों का भी धीरे धीरे बहुत बड़ा विस्तार हो गया। और कहानियों के विस्तार से फायदा ये हुआ कि अगर आप हिंदुस्तान में, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मान लीजिए कि आप होमो सेपियंस हैं और आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रह रहे हैं और आपको महाराष्ट्र के किसी जिले के किसी होमो सेपियंस से कुछ काम करवाना हो, तो अगर आपने ऐसी विस्तृत कहानियां गढ़ी हुई है जो उत्तर प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, तो उस कहानी के माध्यम से अगर एक महाराष्ट्र का आदमी और उत्तर प्रदेश का आदमी साथ में बैठेगा होमोसेपियंस, तो वे जब भाषा के माध्यम से बातें करेंगे तो कहीं न कहीं उनकी कहानियां और आपकी कहानियां सेम रहेंगी। और कहानियां सेम रहेंगी तो उससे जो लगाव होता है, जो विश्वास होता है, उसके दम पे दोस्ती कायम होता है और परस्पर व्यापार भी कायम होता है। तो ये जो एकत्रीकरण मनुष्य का था वो किसी और चीजों से करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये जो कहानियां और कल्पित कहानियां जैसे कि लायन मैन का मैंने आपको बताया, ये कहीं न कहीं एकत्रीकरण का बहुत बड़ा साधन बना। लोग डरते थे लायन मैन से, लोग उनको देवता मानते थे। ऐसे लायन मैन सभी देशों में हुए, ऐसा नहीं है कि जर्मनी के उस गुफा में पाया गया है तो वहीं के होमोसेपियंस ऐसा मानते थे, ऐसी बात नहीं है। देश के अन्य जगहों पे, तमाम जगहों पे अभी भी कबीलों में आप देखेंगे छोटे छोटे, तो उनका अलग अलग कहानियां हैं और उनके अलग अलग देवता हैं जिसकी वे पूजा करते हैं, उनसे डरते हैं। तो इस प्रकार की तमाम कहानियां जो है वे धीरे धीरे कबीलों से उठ के एक बड़े साम्राज्य तक पहुंचने लगा। अब हम यहाँ पे साम्राज्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साम्राज्य भी जो है वो कहीं न कहीं इन कल्पित कहानियों का सहारा लेने लगा, जिससे उसको सैनिक जुटाने में सहायता मिलता था या एक जगह से दूसरे जगह अपना साम्राज्य बढ़ाने में बहुत सहायता मिलता था। और वे इन कहानियों को फैलाते जाते थे और इन कहानियों के जो फॉलोअर्स हैं, जो इन कहानियों को मानने वाले लोग हैं, उनको बढ़ाते जाते थे। इस प्रकार से कहानियां जो है वे फैलती गईं और कल्पित कहानियां जो है वो फैलती गईं। धीरे 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 इनमें विश्वास होता गया और ये सांस्कृतिक कहानियां बनती गई। अब यहीं से शुरुआत होता है मजहब का। कहीं न कहीं ऐसी कल्पित कहानियां बढ़ती गई और मजहब का शुरुआत हुआ, जिसमें से इस्लाम का उदय हुआ। ऐसे ही साम्राज्य जो है वो बढ़ते गए और मजहब का प्रचार होता गया। जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको बताया कि मजहब का शर्त है सार्वभौमिक होना और प्रचार धर्मी होना। तो इसको कहने का मेरा उद्देश्य यही था कि जब कोई भी कहानी वो सार्वभौमिक हो जाता है, जैसे कि जो कहानी हिंदुस्तान में चल रहा है वही कहानी अगर अमेरिका में चल रहा है,
माध्यम चाहे जो हो उसको फैलाने का, चाहे साम्राज्य हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकारें हों, गणतंत्र की सरकारें हों या राजतंत्र की सरकारें हों, जिसने भी इस मजहब को फैलाया, वो जहां जहां तक फैलाया, सार्वभौमिकता उसकी बढ़ती गई। तो जो मजहब के कहानियां यहाँ चल रहा है, वो अमेरिका में भी चल रहा है, वो मिस्र में भी चल रहा है, वो मध्य एशिया के किसी देश में चल रहा है। तो ये हो गया किसी कल्पित कहानी का सार्वभौमिक होना। तो यही कहानियां मजहब का रूप धारण कर लेती हैं, और कहानियों को या उसको और विस्तृत रूप देने को बहुत सारे लोग थे जो लगातार लगे रहे अपने अपने उद्देश्यों से। ज्यादातर साम्राज्यवादी जो लोग थे, वे ऐसी कहानियां लिखवाते थे, और जो कविताएं हैं, जो सारी चीजें हैं, लिखने का जो प्रोसेस है, वो अभी भी कहीं न कहीं चलता चला आ रहा है। उनकी जो सोच है, ऐसे बहुत से थिंकर्स अभी भी होते चले जा रहे हैं, जिनका एक मजहब बनता चला जा रहा है। जैसे कि साम्यवादी विचारधारा को हम उदाहरण में लेते हैं, तो जो साम्यवादी विचारधारा थी, वो इतना प्रगाढ़ हो गया, रूस और तमाम ऐसे देशों में इतना ज्यादा फैल गया कि आज उसको हम किसी मजहब से कंपेयर करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे वाद हैं, जैसे कि आदर्शवाद हो गया, अस्तित्ववाद हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे सोच हैं जो आज भी बटे हुए हैं। आज विश्व के सभी लोग सिर्फ मजहब में ही नहीं बटे हुए हैं, ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं हैं जिसमें लोग बट गए हैं अलग अलग। तो वो भी उनके फॉलोअर्स हैं। जैसे आदर्शवादी लोग हैं तो उनके फॉलोअर्स हैं, अस्तित्ववादी लोग हैं उनके अलग फॉलोअर्स हैं, अद्वैतवाद वाले लोग हैं उनके अलग फॉलोअर्स हैं, और द्वैतवाद वाले जो हैं उनके अलग फॉलोअर्स हैं। तो इस प्रकार से है, ये रचित कहानियां ही हैं, रचित ऐसे मूल्य हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं जो रचित हैं, और शुरुआत इन सब का कल्पना से ही हुआ था। तो ये सारी चीजें से जो एक दूसरे में लिंक करते हैं, और मजहब का कहीं न कहीं शुरुआत ऐसे ही होता था। जैसे कि अगर और पुख्ता उदाहरण में हम जाएं, तो जब उनको किसी चीज से डरने की आवश्यकता हुई, तो वे भूत प्रेत जैसी चीजें भी उन्होंने निकाला, और राक्षस जैसी चीजों की संकल्पना, और तमाम ऐसी कल्पित कहानियां थी जो आज भी चल रहे हैं। आज भी हम कबीलों और बड़े पॉपुलेशन में भी अगर हम जाएंगे, तो ऐसी बहुत सी कल्पित कहानियां हैं जो तमाम मजहब में उपस्थित है। और मजहब भी जो है, वे भी कहीं न कहीं जो उत्तरोत्तर कहानियों की बढ़ोतरी हुई है, जो रचनाएं बढ़ते चले गए हैं, उनमें भी मजहब पे भी असर हुआ है। जैसे कि कोई मजहब है जो अद्वैतवाद को लेके चल रहा है, कोई मजहब है जो द्वैतवाद को लेके चल रहा है, कोई मजहब है जो एक देवता मानता है, बस एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्म है। कोई मजहब है जो एक देवता और एक आत्मा मानता है। कुछ मजहब ऐसे हैं जो शुभ चीजें मानते हैं, कुछ मजहब ऐसे हैं जो अशुभ चीजें मानते हैं, शुभ अशुभ में अंतर करते हैं। तो ऐसी चीजें लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही हैं। तो मजहब कहीं न कहीं इस तरीके से, इस प्रोसेस से गुजर के मजहब का उत्पत्ति हुआ है। मजहब हमारे पूरे विश्व में कई प्रकार के हैं, जैसे इस्लाम हो गया, बौद्ध हो गया, क्रिश्चियन हो गया। आप इन सभी धर्मों में अगर देखेंगे, तो जो धर्म सबसे ज्यादा लोगों के पास है, जो ज्यादा लोगों को कवर कर रहा है, जैसे क्रिश्चियन धर्म हो गया, जैसे इस्लाम धर्म हो गया, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैसे हिंदू धर्म हो गया। तो इन धर्मों को अगर हम आप देखेंगे, तो उसमें क्या है कि इस्लाम धर्म है तो ये सार्वभौमिक के साथ साथ प्रचार धर्मी है। इनके जितने भी शासक हुए, वे अपना साम्राज्य तो बढ़ाए, उसके साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। तो ये धर्म प्रचार धर्मी है। बौद्ध धर्म जैसे हो गया, बौद्ध धर्मी जितने भी बौद्ध धर्म के समय के जो सम्राट थे, वे दूसरे देशों में जाके प्रचार करवाते थे, उसके पीछे धन लगाते थे। तो ये सभी धर्म प्रचार धर्मी है, और इनका विस्तार भी आप देख सकते हैं कि समस्त विश्व में इन सभी धर्मों का विस्तार है। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म है, इन लोगों का विस्तार है क्योंकि ये प्रचार धर्मी है।
छोटे छोटे जो मजहब है वो बहुत सारे कबीलों में बटे हुए हैं, बहुत सारे देशों में बटे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य बड़े मजहब हैं वो इसीलिए है क्योंकि उनका एक शर्त है, जो अनिवार्य शर्त है, वो सार्वभौमिकता और प्रचार धर्मी होना है, जिसको हमने अपने परिभाषा में बता रखा है। तो मानव जाति का एकत्रीकरण, सार्वभौमिकता और प्रचार धर्मिता, इन सब चीजें जो है, और इनका जरूरी ये है कि वे मानवीय मूल्यों पे हो और अति मानवीयता का व्यवस्था हो, क्योंकि जब तक वो व्यवहार में नहीं आएंगे तब तक लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे। तो व्यवहार, मानवीय व्यवहार में होना अनिवार्य है। तो ये पूरा मजहब का जो है कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूं को आपको अच्छा लगा होगा। जी गौरव, आपने मजहब के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से समझाया। तो मजहब में जैसा कि आपने कई जगह साम्राज्य शब्द का इस्तेमाल किया, तो साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? थोड़ा इसका विस्तार में समझाइएगा इसको। जी, तो साम्राज्य को अगर हम समझना चाह रहे हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मजहब क्या था, तो मजहब तो था ही जो कि बहुत सार्वभौमिक था, लेकिन हम होमो सेपियंस के बारे में अगर सोचें तो शिकार करते करते फिर कृषि का जो है विकास हुआ। तो कृषि के विकास के बाद क्या हुआ कि लोगों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। पहले तो लोग शिकार के पीछे अपना पूरा दिन लगाते थे और शिकार करके ले आते थे, खाते पीते थे, और फिर उनको दूसरे दिन वही सेम कार्य करना पड़ता था। लेकिन जब कृषि क्रांति हुई, जब कृषि का विकास हुआ, उसके बाद से लोग एक जमीन पे खेती करने लगे और उस जमीन पे अपना कब्जा जमाने लगे। छोटे छोटे जमीन बड़े बड़े जमीनों में परिवर्तित होने लगे, और जब जमीनें परिवर्तित होने लगी, बहुत विस्तृत आकार लेने लगी, तो युद्ध शुरू हुआ। और युद्ध जब शुरू हुआ तो फिर साम्राज्य का जन्म हुआ। वहां क्या था कि लोग जब अच्छे से खेती नहीं कर पाते थे या नष्ट हो जाता था तो ऐसे बहुत हानि होता था। शिकार तो रोज करके रोज खा लेते थे, लेकिन खेती करते थे तो लंबा खेती करते थे, उसको एकत्र करते थे, और अगर वो नष्ट हो गया तो उनका हालत खराब हो जाता था। तो उसमें धीरे धीरे ऐसे साम्राज्य का जन्म हुआ, जो लोगों को, कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके दूसरे जगहों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब यहां से साम्राज्य का शुरुआत हुआ। युद्ध कबीलों कबीलों में होना शुरू हुआ। एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था, और इस प्रकार से कबीला धीरे धीरे देश बनता गया, और एक देश दूसरे देशों पे आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। वे अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करते हैं, वहां की चीजों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण तमाम युद्ध हुए। इतिहास में इतने युद्ध हुए, ये सब अपने विस्तार को लेके हुए हैं। तो साम्राज्य का ये अर्थ हम समझेंगे कि जैसे कोई शासन कर रहा है किसी देश पे, और वो किसी अन्य शासित देश पे आक्रमण करके उस पे कब्जा करके अपना शासन चलाना शुरू कर दे, तो वो साम्राज्यवादी विचारधारा हो जाता है। तो शुरू में अगर हम साम्राज्यवादी विचारधारा को देखेंगे तो वैसे तो युद्ध होते रहते थे। एक देश दूसरे देश पे कब्जा करके वहां पूरी तरीके से उनको उजाड़ के अपने तरीके से शासन करता था। लेकिन जो फारस का क्षेत्र था, आज का जो ईरान है, उस समय फारस हुआ करता था। तो फारस का क्षेत्र जो था, वहां के जो शासक थे, सबसे पहले साम्राज्यवादी विचारधारा को और बढ़ाए। उन्होंने ऐसा कहा कि हम जहां पे भी शासन करते हैं वहां लोगों को उजाड़ते नहीं है, वहां के हम देवता बन जाते हैं, उनके लिए हम अच्छा कार्य करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये साम्राज्यवादी विचारधारा को और मजबूत बनाया। और धीरे धीरे राजा जो होते थे वे दूसरे देशों पे आक्रमण करते थे और उनके लोगों को एहसास कराते थे। वो हमेशा यह विश्वास दिलाते रहते थे कि हम आपके पिछले राजा से अच्छा शासन करेंगे, और इसके लिए वे कुछ अच्छे भी कार्य करते थे। वैसे साम्राज्यवादी विचारधारा सफल तो नहीं रहता था, अक्सर बहुत ही हिंसा होते थे, लेकिन फिर भी वे विश्वास दिलाते रहते थे अपने कार्यों से कि हम एक अच्छे शासक हैं, हम इस साम्राज्य को आपके राजा से ज्यादा अच्छा चलाएंगे। और उसके
जो परिणाम हुए वो भारत में आप मुगलों का भी देख सकते हैं किस प्रकार से वो शासन किए, और वे तमाम मस्जिदें बनाए। आज का जो ताजमहल है वो साम्राज्यवादी विचारधारा का एक सूचक है कि वे ऐसी चीजें वहां पे बनाए और ऐसे शासन किए कि उन्होंने दिखाया कि हम आपके राजा से ज्यादा अच्छा शासन कर सकते हैं। और फिर उत्तरोत्तर जो हुआ कि फिर ब्रिटिश लोग आए, क्रिश्चियन लोग आए, वहां के शासक जो है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर अंग्रेजों ने भी भारत पे शासन किया, साम्राज्यवादी शासन दिखाया। तो इस प्रकार से देश जो है वो अपने साम्राज्य को फैलाने में लगातार लगे रहे, और इसमें मजहबों का भी इस्तेमाल लगातार उतनी ही मात्रा में वे करते रहे, और मजहब कहीं न कहीं इनको उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की ओर जरूर ले जा रहा था। कि इसीलिए जितने भी साम्राज्यवादी लोग थे वे अपने धर्म को दूसरे लोगों पे बराबर हिंसा के माध्यम से उनको अपनाना चाहते थे, और वे अपनाए भी। भारत के, अब भारत ही ले लें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुगल शासन में वे अपने धर्म को छोड़ के उनके धर्म को अपना लिए, और यहाँ तक कि जो लोग धर्म अपनाए नहीं उनपे भी ऐसा इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा कि वे बहुत सारी चीजें अपना लिए। उनके डायरेक्ट जो प्रभाव थे उनको नहीं अपनाए, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं न कहीं उनके भाषा से लेके तमाम चीजों पे साम्राज्यवादी विचारधारा का बहुत असर पड़ा। अब हम अंग्रेजों के अगर विचारधारा को देखें तो भारत में आज भी अंग्रेजी बोली जा रही है। ये कहीं न कहीं साम्राज्यवादी विचारधारा का असर है। और ऐसे हमारी जो परिधान है, जो भाषा है, परिधान है, और ऐसी तमाम चीजें हैं जो आज भी उपस्थित हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने यहाँ जो शिल्प कला का विकास किया, जैसे बहुत सारे स्टेशंस हैं, बहुत सारी बिल्डिंगे हैं जो है, वो सारे अंग्रेजों ने बनाए। और आज की जो सरकार है यहाँ पे, आज तो भारत उनसे स्वतंत्र हो गया है, साम्राज्यवादी विचारधारा से स्वतंत्र हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो शिल्प कलाएं हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, जैसे कि तमाम अंग्रेजों के जो शिल्प कला थे, वे सब, इंडिया गेट हो गया, तमाम चीजें वो अभी भी उपलब्ध है और सरकार उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो कहीं न कहीं साम्राज्यवादी विचारधारा का जो छाप है वो अभी भी हमारे ऊपर मजबूती से है। तो साम्राज्य का जो विचार था कुछ इस प्रकार से उत्पन्न हुआ और कुछ इस प्रकार से पूरे विश्व में छा गया। गौरव, आपने मजहब पे बहुत ही अच्छा विस्तार से बताया, और साम्राज्य के बारे में भी बहुत अच्छे से हमें जानकारी उपलब्ध कराया। आप मानवाधिकार से क्या समझते हैं? थोड़ा मानवाधिकार को विस्तृत में थोड़ा समझाइएगा कि क्या है ये मानवाधिकार। जी, अब हम अंत में मानवाधिकार पे चर्चा करते हैं, क्योंकि मानवाधिकार पे चर्चा करना इतना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने मजहब पे बात किया, साम्राज्य पे बात किया, और हम मानवाधिकार को इन सब से अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में जब मानवाधिकार का शुरुआत हुआ, जब वहां से वे लोग स्वतंत्र हुए, तो वे एक कॉन्सेप्ट ले आए कि मानवाधिकार, हमें जो मजहब में त्रुटियां थी उनको हटा के जो मानव के अधिकार के विपरीत जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मानव के कुछ अधिकार डिसाइड किए। वे कुछ ऐसे अधिकार थे कि मानव, मनुष्य को मौलिक स्वतंत्रता हो, तमाम चीजों की स्वतंत्रता हो, उनपे कोई दबाव न हो। वे साम्राज्यवादी विचारधारा से उठ के मनुष्य के विचारों पे केंद्रित करके मानवों के अधिकार पे चर्चा किए, और ये कहीं न कहीं मजहबों और साम्राज्यवादी विचारधाराओं में करेक्शन के रूप में था ये मानवाधिकार, जो कि आप एक मजहब के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी वहां पे जो है वो अलग है। जो साम्राज्यवादी विचारधाराएं जो वहां पे छाप छोड़ी थी, जो मध्य एशिया के लोग या मिस्र के लोग या जो और भी देश के लोग वहां पे शासन किए, उनकी जो विचारधाराएं थी उन सभी से हट के वे मनुष्यों के निजी अधिकारों के बारे में बात किए, और उनका एक लंबा कानून बनाया जो मानवाधिकार के रूप में स्वीकारा गया। कहीं न कहीं वो मजहब और साम्राज्य की विचारधाराओं में कहीं न कहीं वो एक करेक्शन के रूप में, या यूं कह सकते हैं कि एक छद में या छोटा मजहब ही वो पैदा हुआ जो जिसको वहां के लोगों ने पूरे विश्व में फैलाया। और आज भी मानवाधिकारों में तमाम कानून बहुत सारे देशों में
बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं। तो आज जो मानवाधिकार की परिकल्पना है वो भी कहीं न कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है, और मानवाधिकार से भी बहुत सारे ऐसे सोच हैं जो वहां से उत्पन्न हुआ, जैसे अस्तित्ववाद का सोच, एग्जिस्टेंशियल का सोच, जो मनुष्य पे केंद्रित करके उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। अधिकार खैर वे ही कल्पित किए हुए हैं, क्योंकि यह जो दौर चल रहा है, यह जो समय चल रहा है, इस समय के हिसाब से जो मनुष्य को चाहिए या जो सही समझ में उनको आया है, जो कल्पना अपनी क्षमता में कर पाए हैं, उन सभी अधिकारों के लिए ये मानवाधिकार का एक कानून बनाए हुए हैं, जो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में या आने वाले जो समय है उनमें हो सकता है कि मानवाधिकारों में और बदलाव हो, लगातार बदलाव होगा, लेकिन अभी के जो कल्पना है उनमें जितने भी अधिकार आते हैं उनको उन्होंने ऐड किया और मानवाधिकार बनाया। जबकि ही अमेरिका में आप देखेंगे कि वहां काले और गोरे लोगों में भेद पाया जाता है, और वो जो भेद है वो कहीं न कहीं अभी 20वीं शताब्दी तक चल रहा था। तो मानवाधिकार आ गया, उसके बाद भी काले और गोरे लोगों पे कानून बनाए जा रहे थे। काले लोगों को कहीं न कहीं उन सारी चीजों से दूर रखा जा रहा था जो फायदे उनको मिल सकते थे, लेकिन फिर भी मानवाधिकार उस समय था, लेकिन उन सभी चीजों में मानवाधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। तो वहां का जो सरकार, वहां के जो लोग थे, वे अपने कल्पित कल्पनाओं से मानवाधिकार को बनाया, जिसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य के सारे अधिकारों की चर्चा की गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका कंट्राडिक्ट काले गोरे का कॉन्सेप्ट कर रहा है। तो खैर मानवाधिकार उन्होंने बनाया, जो कि एक अलग ही मजहब की तरह पूरे विश्व में कायम है। तो हमने इन 3 टॉपिकों के बारे में चर्चा किया। मजहब हो गया, साम्राज्य हो गया, तो कहीं न कहीं मानवाधिकार को भी लेना आवश्यक था।